आप सब लोग उपस्थित हुए उसके लिए आपका आभार। पिछले वर्षों से आप लोग हमेशा IGF को अपने अपने जो कम्युनिकेशंस हैं उसमें खास तौर पर प्रकाश में लाते रहे, जिससे कि हमारे हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र को हमेशा सरकार की नज़र में आने का मौका मिला है। जैसे कि आप जानते हैं कि हस्तशिल्प के क्षेत्र में लगभग 67 लाख आर्टिसन पूरे देश में काम में लगे हुए हैं, और ये वो दर्जा है जो कि स्मॉल और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, और इसमें लगभग 47% वीवर वर्कफोर्स इसमें काम करती है। अगर देखा जाए कोई भी ऐसा व्यवसाय जो अपने आप में सेल्फ एंटरप्रेन्योर के तौर पर शुरू किया जा सकता है, वो हैंडीक्राफ्ट का ही व्यवसाय हो सकता है। मात्र 5,000 रुपये से कोई भी व्यक्ति हस्तशिल्प के क्षेत्र में अपनी प्रोडक्शन शुरू कर सकता है। फरीदाबाद में पुराने टाइम पे और अभी भी एक धौनी लगती थी। धौनी में एक साइकिल का पहिया होता था, एक हवा भरने की मशीन होती थी और साथ में भट्टी बनाते थे, जो लोग आर्टिसन अपने आज भी अपने यहाँ घरों में वो भट्टी बनाते हैं। नवेद भाई, अभी भी आपके यहाँ होगा। सुबह 20 किलो पीतल या 10 किलो पीतल या 5 किलो अपनी क्षमता के अनुसार वो व्यक्ति पीतल लेके आता है, उस धोनी में उसे पिघालता है, पिघालने के बाद उसका प्रोडक्ट बनाता है, और प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको बेच देता है। ये प्रक्रिया है। ये जो 67 लाख आर्टिसन हैं, ये जाहिर है कि 67 लाख आर्टिसन डायरेक्ट अपना कोई भी माल कहीं बेच नहीं पाते और बेच नहीं पाएंगे, ऐसा भी है। और ऐसी व्यवस्था पूरे वर्ल्ड में है, हर क्षेत्र में है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी है कि किसान डायरेक्ट अपना सामान सीधा मंडी में नहीं ला पाता। तो ऐसे में निर्यात एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट के प्रोत्साहन के लिए, ऐसे प्रोडक्ट की सेल के लिए उनको अच्छे दामों पर उनको बेचा जा सके, और ऐसे में निर्यात और खासतौर पे जो हमारा जो आर्टिसन है पीछे बैठा है उसको उसका उचित मुआवजा उसमें मिले, ऐसी एक पूरी व्यवस्था एक निर्यात प्रक्रिया में बनी है। पहले समय था जब मात्र 25, 50, 100, 200 निर्यातक होते थे, और उस समय उस व्यवस्था में बहुत चंद लोग बाजार में स्थापित थे। आज की डेट में लगभग 11,000 निर्यातक हमारे हस्तशिल्प विकास, जो हमारे एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल है, निर्यात संवर्धन परिषद के साथ जुड़े हैं, और ये पूरे ग्लोबल लेवल पर हमारे हस्तशिल्प के निर्यात को उस तरह से लेकर जाते हैं जैसा कि हमारे बायर्स को ये प्रोडक्ट चाहिए। हम लोग यहाँ IGF के मार्फत B2B एनेबलर का काम करते हैं। B2B एनेबलर का मतलब हो गया हम लोग बिजनेस के लिए काम करते हैं। हमारे बायर नहीं है, हमारे बायर वास्तव में सेलर्स हैं, यानी जो माल हमसे खरीदते हैं वो माल को आगे बेचते हैं और अगले मार्केट में पहुंचाते हैं। आने वाला समय बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग का समय है। आने वाले 5 साल बहुत ही अपॉर्चुनिटीज और चैलेंज दोनों से भरे हुए हैं। अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूं, जो कि आप लोगों को समझना चाहिए, कोविड के समय के बाद में पूरे विश्व में चाइना के प्रोडक्ट की डिमांड कम हुई है। ऐसे में पूरी वर्ल्ड मार्केट में बायर चाइना से हट करके माल खरीदने की बात कर रहा है। अब वो ये तो सोच रहा है कि अगर चाइना का जितना माल खरीदता है, पर चाइना +1 पॉलिसी में जा रहा है। जब +1 पॉलिसी में जा रहा है तो उसका मतलब जरूरी नहीं इंडिया है। ये +1 कुछ भी हो सकता है, ये वियतनाम भी हो सकता है, कोरिया भी हो सकता है, ये थाईलैंड भी हो सकता है, ये कुछ और भी हो सकता है। तो हम लोग अपने आप को चाइना +1 और बल्कि चाइना अल्टरनेटिव के तौर पर हम अपने आप को लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप यहाँ फेयर में आए तो आपको फेयर में देखने में आपको मिलेगा कि हमारी क्वालिटी, हमारा प्रोडक्ट, हमारी पैकेजिंग आज किसी भी वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्शन सेंटर से मैच करती है, और बायर इसके बारे में पूरी तरह से आश्वस्त है कि इंडिया से आने वाला माल वो आज से 20 साल पहले की तरह नहीं है कि दिखाया कुछ, भेजा कुछ, किया कुछ, ऐसा नहीं है। आज का समय में हम लोग बहुत अच्छी गुणवत्ता का माल पूरी वर्ल्ड मार्केट में बेच रहे हैं, और यही हमारी जीत है। हम सरकार से बार बार कुछ चीज़ों को अब मांगते रहे हैं, क्योंकि मांगने से लगता है कि भंडार ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि मांगेंगे तो समझ आएगा कि जरूरत है, तभी मांगता है आदमी। जरूरत कब पैदा होती है कि अगर आप बिजनेस बढ़ा रहे हैं तभी जरूरत होती है। ये जो मांगे होती है बेसिकली ऐसी मांगों को हमारा ट्रेड समय पर सरकार से करता रहा है, और सरकार ने भी उनको हमेशा अच्छे तरीके से लिया है और उसको
समझा भी है और अलाउ भी किया है। ऐसी कुछ मांगे अभी पेंडिंग है जिसे दिलीप जी ने शायद अभी आपको बताया या बताएंगे, अलग से आप बैठेंगे। हमारे क्षेत्र में ROSCTL लेने की हम लोग बात कर रहे हैं। ROCTL अगर हमें मिलता है, कुछ हम चाह रहे हैं कि हमें फ्रेट मिले, फ्रेट सब्सिडी मिले, क्योंकि समय समय पर हर 1 साल के बाद में यहाँ कंटेनर्स के इश्यूज आ रहे हैं। कंटेनर के जो प्राइसेस $1500 से $2000 रहते हैं, सडनली $6000 हो जाते हैं। तो हम लोग सरकार से इस बात की गुजारिश कर रहे हैं कि एक ऐसी व्यवस्था की जाए, एक ऐसी स्कीम बनाई जाए कि जैसे ही फ्रेट कॉस्ट $2000 या $2200 या $1500 जो एक नियत नॉर्मल जो हमारा फ्रेट कॉस्ट होती है यूरोप और USA के लिए, उससे आगे बढ़े, उससे आगे एक स्तर से बढ़ने के बाद गवर्नमेंट एक्शन में आए और उस पर उतनी ही सब्सिडी देना शुरू करे। कुल मिलाकर के जैसे अभी सरकार हाल में हम लोगों को बैंक के ऋण के ऊपर इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन नाम की एक स्कीम दे रही है। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन में हमारे जितने भी निर्यातक बंधु हैं उनको 7% का ब्याज से उनको ऋण मिलता है। 3% बन जाता है बाद में तीन छूट मिलती है, और यानी कि उसमें 3% की छूट मिलती है। तो RBI के जो फ्लोटिंग रेट आते रहते हैं वो कुछ भी हो, लेकिन हमें एक 3% की छूट मिल जाती है, तो इसे हम कहते हैं इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन। तो ऐसे ही आने वाले समय में मेरी आपसे गुजारिश है, हमारी बात को आगे रखें, हमें फ्रेट इक्वलाइजेशन स्कीम लागू की जाए। और ये फ्रेट इक्वलाइजेशन स्कीम का मुद्दा ये होना चाहिए कि जब भी कभी फ्रेट एक कीमत से ऊपर गया तो तुरंत हमें उस पर सरकार इक्वलाइजेशन दे दे ताकि हम अपना माल बेच सकें। अब मैं आपको उस पर थोड़ा सा इजाफा देना चाहता हूँ कि ये फ्रेट इक्वलाइजेशन क्यों चाहिए। हम लोग अपना जो सामान बनाते हैं वो वॉल्यूमनस आइटम है, वो छोटा आइटम नहीं है। वॉल्यूम अगर मान लिया जेमेंट ज्वेलरी का आइटम है तो वो एक डिब्बे में पैक होगा, $10,000 का माल चला जाएगा। लेकिन मेरे आइटम की वैल्यू कम है और वॉल्यूम बहुत बड़ा है। $15,000 में मेरा एक पूरा 40 फीटर कंटेनर फर्नीचर का भर के बन जाता है, और जिसमें नाना करते भी मेरी लगभग 30% कॉस्ट पैकेजिंग की होती है और ऐसे ही बाकी फ्रेट में होती है। कहने का मतलब यह है कि मैं देखा जाए तो वॉल्यूम भेज रहा हूँ और आर्टिसंस की जो मेहनत है उसको भेज रहा हूँ। $15,000 कुछ भी नहीं होते हैं उस हिसाब से। तो अगर $15,000 के अंदर मैं वो माल को भेज रहा हूँ और उसमें मेरा फ्रेट भी अगर $10,000 आ गया, जो कि कई बार पिछली बार तो $18,000-15,000 तक पहुंच गया था फ्रेट, जो बड़ा फेस्टिवल आ गया था, तो वहां तक आ गया, तो हमें एक $2,200 के ऊपर या $1,800 के ऊपर के फ्रेट को हम उसके अंदर में सस्टेन नहीं कर पाते। तो सरकार से हमारे अभी $5,000 से $6,000। अब आजकल जो अभी स्थिति हुई है रेड सी की, उसमें अगेन $6,000 पे आ गए। तो ऐसे में क्या होता है कि ये हमारे सबसे बड़ा नुकसान है, हमारे लिए नहीं, हमारे कुल मिलाकर के ट्रेड के लिए। चाइना अपने यहाँ से जो माल भेज रहा है, वहाँ सरकार ने या वहाँ के सिस्टम ने एक ऐसा किया हुआ है कि वहाँ उनको फ्रेट की कॉस्ट ज़्यादा नहीं पड़ती। खासतौर पर उत्तर प्रदेश का जो निर्यातक है, मुरादाबाद का जो निर्यातक है, सहारनपुर का जो निर्यातक है, जोधपुर का जो निर्यातक है, उसको इसकी मार सबसे ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि हम लोग अप कंट्री में हैं। जब हम कहते हैं अप कंट्री में है, यानी हम लोग पोर्ट से बहुत दूर है। अगर भी मेरा माल बॉम्बे से जाना है, चेन्नई या कलकत्ता से जाना है, तो वहाँ पोर्ट कॉस्ट, उनको इनलैंड कॉस्ट नहीं लगेगी। अभी मैं दिल्ली से या मुरादाबाद से लेके बॉम्बे तक की अपने यहाँ हॉलेज चार्जेस, इनलैंड हॉलेज चार्जेस और ट्रेन चार्जेस, ये सब कॉस्ट देता हूँ, और ये अलग से मेरे को कॉस्ट लगती है। तो मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब आप हेडशिप की बात करें तो साथ में ये बात भी उठाएं, ताकि ये बात अच्छी तरह से रहनी चाहिए। और बाकी भी हमारे जितने लीडर्स आज यहाँ बैठे हैं, वो भी आप मान के चलें कि हमारा नेक्स्ट ईयर का आने वाला मुद्दा जो होना चाहिए वो हमें फ्रेट इक्वलाइजेशन स्कीम के ऊपर बात करने का होना चाहिए। और अगर फ्रेट इक्वलाइजेशन स्कीम हम करवा लेंगे तो आप मान के चलें कि हमारा एक अपने आप में अगला जो पड़ाव है, वो आने वाले सालों में जो अनसर्टेनिटी वाला पड़ाव है वो हट जाएगा। ये मेरी पहली बात है। तो अपॉर्चुनिटी है, चैलेंजेस है। सेकंड मुद्दा ये है कि आज की डेट में हमारा बायर 120 दिन के लिए वेट नहीं करना चाहता, और
कहता है कि अगर माल रेडी है तो मेरे यहाँ डाल दो, मैं वेयर हाउस में नहीं रखूंगा, मैं माल को अपने यहाँ नहीं लेके जाऊंगा, एडवांस पेमेंट नहीं दूंगा, 60 दिन वेट नहीं करूंगा। तो अब स्थिति पैदा होने शुरू हो गई है। तो ऐसे में जिट जस्ट इन टाइम जैसे प्रोसेसेस आने वाले सालों में इनकी जरूरत पड़ेगी, जिस पर हम ऑलरेडी एक बड़े सजग तौर पर काम कर रहे हैं। हमने एक अपने यहाँ अलग से एक एक्सपो बाजार के नाम से संस्था खड़ी की है, जिसमें हम लोगों ने एक वेयर हाउस यूएसए में और फुलफिलमेंट सेंटर शुरू किया है। 3 जगह वहाँ मार्ट्स में प्रेजेंट हो गए हैं। ऐसे हम लोगों ने यूरोप में शुरू किया है। ये जो हमने सब शुरुआत की है बेसिकली हम अपने लिए नहीं कर रहे, ये ट्रेड के लिए है। और हम नहीं चाहते कि सब लोग इसका ही फायदा उठाएं। हम चाहते हैं कि मॉडल्स को देखें और बड़े निर्यातक ऐसे मॉडल खुद वहां अप्लाई करें। हम हर व्यक्ति की हैंड होल्डिंग के लिए तैयार हैं। छोटे निर्यातक, छोटे लोग, छोटे एक्सपोर्टर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप, खासतौर पे वीमेन संस्थाएं और ऐसे दूसरी संस्थाएं वो आगे बढ़े और वो भी इसके साथ काम करें, ताकि वो जो काम कर रही हैं उनका हम उनको लाभ दे सके, उनका माल विदेश में बेच सकें। ये हमारे 2 मुद्दे अभी आने वाले समय में आप इसको लेकर के चलें और बाकी तो